हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपने आपके डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में मतलब बॉडी को जितना चाहिए उतने अमाउंट में अगर प्रोटीन लिया होगा, आपके डाइट से वो प्रोटीन आपके बॉडी में अगर आया होगा जितने अमाउंट आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली आप बहुत ही फिट एंड फाइन होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आज के वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रोटीन सिंथेसिस। एक्चुअली ये जो टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन इस हेडिंग के साथ दिया हुआ है, मगर इसकी जो करेक्ट हेडिंग होगी, करेक्ट जो पॉइंट हम लिख पाएंगे उस इंफॉर्मेशन का, वो ये है प्रोटीन सिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रोटीन्स के बारे में और प्रोटीन्स जिस चीज के बने हुए हैं, अमीनो एसिड, उनके बारे में एक नॉर्मल सी जनरल सी इंफॉर्मेशन देता हूं। तो प्रोटीन्स क्या है? एक्चुअली जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स है वो पॉलीमर है। वो क्या है? एक टाइप के पॉलीमर। पॉलीमर मतलब क्या? ऐसे केमिकल्स जो सेम टाइप ऑफ केमिकल को ज्वाइन एंड रीज्वाइन करके लॉन्ग चेन फॉर्म करके बने हुए हैं। जैसे ये पॉलीमर है किस मोनोमर के? मोनोमर मतलब क्या? जो सिंगल यूनिट होता है उसे मोनोमर बोलते हैं। तो मोनोमर कौन है इसका? अमीनो एसिड। कौन है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ऐसे बीड्स के समान होते हैं, ऐसे डॉट होते हैं। एक अमीनो एसिड है तो ये दूसरे को ज्वाइन होगा, ये थर्ड को ज्वाइन होगा, ये फोर्थ को ज्वाइन होगा, फिफ्थ को, सिक्स को, ऐसे ज्वाइन होकर ये एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। अमीनो एसिड की ही लॉन्ग चेन है। जब बहुत सारे मोनोमर्स ऐसे एक साथ एन टाइम आकर क्या करेंगे? लॉन्ग चेन फॉर्म करेंगे, तो क्या फॉर्म हो गया? यहां पे हम बोलेंगे प्रोटीन फॉर्म हो गया। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज द polymeric form of amino acids, okay, which controls near about all the characters of our body. जैसे फॉर एग्जाम्पल के जैसे मेरे हेयर का कैरेक्टर है तो वो डीएनए कंट्रोल कर रहा है। कैसे? डीएनए खुद जाकर, जैसे हमने पढ़ा है कि डीएनए कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी, डीएनए इज द मास्टर मॉलिक्यूल, मगर डीएनए हर जगह जाकर फंक्शन तो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो क्या करता है डीएनए? प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर कर ही क्या करता है? सभी फंक्शन को कंप्लीट करता है। तो वही हम इस लेक्चर में देखेंगे, मगर जैसे पहले मैं बता चुका आपको कि पहले हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि प्रोटीन्स क्या है और अमीनो एसिड क्या है। तो प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड एन टाइम एक साथ आकर ज्वाइन होकर बने हुए पॉलीमेरिक फॉर्म है। ठीक है, सिंपल बात है। अभी प्रोटीन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे? प्रोटीन्स मतलब ऐसे मैं ऐसे बोल रहा हूं कि प्रोटीन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एक्चुअली मैंने ऐसे बोलना चाहिए कि प्रोटीन कौन से फंक्शन है जो प्रोटीन नहीं परफॉर्म करते। नियर अबाउट सभी फंक्शन जो है, नियर अबाउट नहीं, सभी फंक्शन एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स ही परफॉर्म होते हैं। अगर आपके हेयर के कैरेक्टर को एक्सप्रेस होना है, आपके आईज कलर के कैरेक्टर को एक्सप्रेस होना है, आपके हाइट को एक्सप्रेस होना है, आपके नेचर को एक्सप्रेस होना है, तो प्रोटीन लगेंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं हमारे बॉडी के अंदर कि जो विदाउट प्रोटीन होती हो। हर एक थिंग के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है। जैसे हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट मैसेंजर होते हैं, हार्मोन्स जिसे कहेंगे हम, जो एक प्लेस से मतलब ब्रेन से या ग्लैंड से क्या करते हैं? मैसेज को कैरी करते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करेगी और वो ब्लड में जाकर जो सब बॉडी ऑर्गन्स है वो क्या करेगी? उनको मैसेज देगी हार्मोन के हेल्प से, और पूरी बॉडी की स्लोली ग्रोथ होगी। या ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम बता सकते हैं। तो ये हार्मोन्स जो है ये प्रोटीन्स है। उसके बाद जो एंजाइम मतलब क्या? जो अपने बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है, नियर अबाउट per second more than thousands of chemical reactions are going on in our body. That chemical reactions are done with the help of a chemical known as enzymes. ओके, एंजाइम्स के हेल्प से रिएक्शन फास्ट होती है। पर सेकेंड 1000 से ज्यादा रिएक्शन हो रही है। तो ये एंजाइम्स भी क्या है? प्रोटीन है। अगर हमें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करना है? हमें प्रोटीन्स को क्या करना पड़ेगा? बॉडी के अंदर लेना पड़ेगा। बिकॉज प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। बॉडी को बिल्ड करने के लिए, एक्सटर्नली और इंटरनली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए प्रोटीन्स आर वेरी मच इसेंशियल। आजकल आपने टीवी के ऊपर वो एड देखा होगा,
कपिल देव, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर का, कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये ऐड आपने देखा ही होगा। और पेपर में, व्हाट्सएप के ऊपर, हर जगह से आप ये अभी मैसेज देख रहे होंगे कि एग्स खाने चाहिए, चिकन खाना चाहिए, और जो भी प्रोटीन के सोर्स है सभी खाने चाहिए, क्योंकि उससे इम्यूनिटी पावर क्या होती है, स्ट्रांग होती है। कोई भी डिसीज आ जाए, कोई भी पैंडेमिक हो, प्रोटीन्स आपको क्या करते हैं, स्ट्रांग रखने में मदद करते हैं। और जो सभी प्रोटीन्स है ना, तो जैसे कि कुछ डिफरेंट टाइप की जो क्या होती है, पल्सेस होती है, उनसे मिलने वाले प्रोटीन कोई अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। चिकन से, मटन से और एग्स से मिलने वाले प्रोटीन की कैटेगरी डिफरेंट है। पर्टिकुलरली एनिमल से जो प्रोटीन आते हैं उन्हें हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। एनिमल से आने वाले प्रोटीन्स को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। तो कम से कम हम अपने बॉडी के लिए फर्स्ट क्लास प्रोटीन ले ही सकते हैं, और ये मार्केट में या सभी जगह अभी क्या है, एक्सेप्टेड है। ये खुद को एक्सेप्ट होना चाहिए, वो बात अलग है। ओके, तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है यारो कि जो विदाउट प्रोटीन हो, हर एक फंक्शन प्रोटीन से होगा। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं कि प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से। तो ये अमीनो एसिड क्या बला है, ये अमीनो एसिड क्या चीज है। अमीनो एसिड अगर हम देखें तो ऐसे होता है कि एक कार्बन, जिसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे, इसे मैं अल्फा कार्बन कहता हूं, इसके एक साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो अटैच होता है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपने पार्ट 1 का कार्बन कंपाउंड्स अगर पढ़ा होगा, या लास्ट ईयर का कार्बन का जो लेसन था, कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट 9th स्टैंडर्ड का, वो पढ़ा होगा, तो आपको इनके बारे में पता ही होगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नेम है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एक साइड से ये अटैच है, और एक साइड से कौन सा ग्रुप अटैच है, अमीनो ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलेंगे इसको, अमीनो ग्रुप। ओके, और ये है अल्फा कार्बन, यहां पे एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, और यहां पे एक आर, मतलब कोई भी वेरिएबल हाइड्रोकार्बन चेन बोल सकते हैं हम इसे। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, CH2 CH3 वगैरह वगैरह कोई भी हो सकता है। ओके, तो ये है अमीनो एसिड, जो क्या करता है, किसे फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है प्रोटीन्स को। अब अमीनो एसिड अगर हम देखें तो अमीनो एसिड्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया है। ये जो अमीनो एसिड है, ओके, ये एक नॉर्मल फॉर्मूला मैंने लिखा, ये ग्रुप है, ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो डिसाइड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड होने वाला है। ग्लाइसिन होगा, आइसिन होगा, ग्लूटामिक होगा, डिफरेंट टाइप के जो एक्सेप्टेड नंबर ऑफ अमीनो एसिड है वो 20 है। कोई बुक्स 21 कहते हैं, किसी बुक्स में 22 है, मगर ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड जो अमीनो एसिड्स है वो कितने हैं, 20 है। तो ये अदर जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा सेम रहता है, मगर ये जो आर ग्रुप है ये चेंज होता है। ये जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे अमीनो एसिड भी क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे। तो 20 अमीनो एसिड्स है टोटल। कितने अमीनो एसिड है टोटल अमीनो एसिड्स आर 20। अब इन्हें भी हमने क्या कर दिया है, 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया है, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। वर्ड के मीनिंग पे मत जाना कि ये इसेंशियल है, ये नॉन इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, और नॉन इसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा इसका मीनिंग नहीं है। वर्ड बाय वर्ड के मीनिंग पे मत जाओ। इसेंशियल का मतलब होता है कि जो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, हमें फूड से लेने पड़ते हैं। अगर हम पर्टिकुलर उस फूड को ईट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में नहीं आएगा, और उससे रिलेटेड पर्टिकुलर प्रोटीन्स फॉर्म नहीं होंगे, और बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, बॉडी के फंक्शंस क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे हम, अमीनो एसिड्स जो है, जो इसेंशियल ग्रुप वाले हैं, जैसे 2 कैटेगरी है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो इसेंशियल मतलब क्या, कि जो हमें फूड से लेने ही लेने हैं, उसे ईट ही करना है, क्योंकि वो एक्सटर्नली आएंगे। और जो नॉन इसेंशियल है, उनका मतलब है कि बॉडी उनको खुद प्रिपेयर करती है, हमारी बॉडी खुद उसको क्या करती है, बनाती है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो इन केमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट्स होते हैं कुछ अमीनो एसिड। किडनी में बहुत सारी रिएक्शंस गोइंग ऑन है, लिवर में बहुत सारी रिएक्शंस गोइंग ऑन है, हार्ट के टिश्यू में रिएक्शंस हो रही है, मसल टिश्यूज में रिएक्शंस हो रही है। तो इन रिएक्शंस का रिजल्ट है
जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है वो क्या हो जाते हैं, सेल में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जो 20 अमीनो एसिड है टोटल, हम उन्हें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो 20 आउट ऑफ जो इसेंशियल है वो 9 है और नॉन इसेंशियल कितने हैं, 11 है। इसेंशियल का जो नंबर है वो 9 है और नॉन इसेंशियल का 11। मतलब ये जो 9 अमीनो एसिड होंगे ये हमें फूड से ही लेने पड़ेंगे और ये 11 अमीनो एसिड्स जो है ये बॉडी खुद प्रिपेयर करेगी। तो वर्ड के मीनिंग पे मत जाना, इसका मीनिंग डिफरेंट है कि ये फूड से आते हैं इसलिए इसेंशियल है और ये बॉडी बनाती है इसलिए नॉन इसेंशियल है। तो ये 20 अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, मिलियंस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को फॉर्म करने की एबिलिटी इनके अंदर है। ओके, इनकी ज्वाइनिंग इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि ये क्या कर सकते हैं, बॉडी को लगने वाले जितने मिलियन टाइप के प्रोटीन्स है, थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, सभी फॉर्म करने की एबिलिटी इनके अंदर है। तो ये अमीनो एसिड क्या करने वाले हैं, ये 20 या फिर 21 या 22 अपडेटेड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, अगर 20 अपडेटेड अभी लास्ट डेट तक इंफॉर्मेशन अगर देखें तो और 2 न्यू अमीनो एसिड्स क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। तो 22 अमीनो एसिड्स के हेल्प से बॉडी क्या करेगी, जहां पे जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होगा उस फंक्शन के लिए प्रोटीन बनाएगी। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। अभी जैसे मैं एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रहा हूं, ओके, अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो ये लेक्चर देने के लिए मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जो भी मेरे बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, इन फंक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है। तो प्रोटीन्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेल के अंदर ही क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये सेल के अंदर जो प्रोटीन प्रोड्यूस होंगे तो ये कैसे प्रोड्यूस होंगे, तो देखो प्रोटीन्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो प्रोटीन के प्रोडक्शन की जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास होती है, मगर डीएनए खुद जाके प्रोटीन तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, क्योंकि प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं राइबोसोम में। किसके अंदर, राइबोसोम के अंदर। अब ये राइबोसोम क्या है, राइबोसोम्स आर द स्मॉल पार्ट्स विच आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है, पर्टिकुलरली अगर हम सेल को अगर देखें, सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सिंपल सा सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को ऐसे स्मॉल 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 क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम। क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम के अंदर ही क्या होता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। तो देखो इंफॉर्मेशन कहां पे है, अंदर डीएनए में। डीएनए में मतलब पूरा डीएनए रिस्पॉन्सिबल है क्या एक कैरेक्टर के लिए या एक फंक्शन के लिए, नहीं। अगर हम अपना एक डीएनए देखें तो डीएनए हैव मोर देन 35,000 और 30,000 जीन्स ऑन इट। अगर डीएनए हम देखें तो डीएनए के ऊपर, डीएनए ऐसा ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है। अगर मैं ऐसे कहूं कि फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड है और ऐसे ट्विस्ट हो गया, तो एक नॉट से यहां ये दूसरे नॉट तक ये जितना पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलूंगा मैं, जीन बोलूंगा। तो ये जो जीन है ये पर्टिकुलर किसी एक फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अब टॉकिंग करना है तो टॉकिंग के लिए पर्टिकुलर आउट ऑफ 30,000 और 35,000 कोई तो एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब उस जीन को क्या करना है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करना है, मगर इंफॉर्मेशन प्रोटीन प्रोडक्शन की उस जीन के पास है, डीएनए के पास है अंदर। ओके, डीएनए के ऊपर जो पर्टिकुलर जीन है उसके पास इंफॉर्मेशन है, मगर वो वहां पे अंदर प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटीन प्रोडक्शन की जगह कहां पे है, ये जिसे हम क्या कहेंगे, राइबोसोम्स कहेंगे। राइबोसोम के अंदर प्लेस है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। तो अभी जब क्या होगा, ये जो मैसेज जो है जीन्स का जो राइबोसोम तक जाने वाला है, इसी प्रोसेस में प्रोटीन सिंथेसिस हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखो मैंने आपको जो प्रोटीन सिंथेसिस की एक आउटलाइन है वो क्लियर कर दी कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे फंक्शन बॉडी में हो रहे हैं, मगर हमने एक फंक्शन कंसीडर किया कि टॉक करना है, टॉकिंग करना है। या आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आपको कॉन्सेंट्रेशन से क्या करना है, आईज के फंक्शन, ईयर्स के फंक्शन आपके क्या है, शुरू है। तो इस फंक्शन के लिए प्रोटीन लग रहे हैं। अब इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन कौन से बनाने हैं, ओके, प्रोटीन्स कौन से बनाने हैं, ये प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर जीन के ऊपर है।
अपना जो टंग है, टंग के फंक्शन के लिए अलग प्रोटीन्स लगेंगे, आइज के फंक्शन के लिए अलग लगेंगे, ईयर के फंक्शन के लिए अलग लगेंगे। तो ये जो 3 टाइप के प्रोटीन बनाने हैं, तो ये 3 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट जीन्स के ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन होगी। जितने 35,000 जीन्स है ना, तो उनमें के कोई तो 3 जीन्स होंगे जिनके ऊपर ये तीनों की इंफॉर्मेशन है। तो अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे जानी है? राइबोसोम के अंदर। जब राइबोसोम के अंदर जाएगी तो किसके हेल्प से जाएगी? आरएनए के हेल्प से। ओके, 3 टाइप के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और कौन सा आरएनए? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो इन 3 आरएनए के हेल्प से ये टोटल प्रोसेस जो है वो क्या होने वाला है? कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो एक आउटलाइन मैंने आपको क्या कर दी, इसकी क्लियर कर दी। अभी हम एक्चुअल जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहां से आगे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी चीजें आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन होने वाली है। तो इसलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ यहां से आगे वीडियो अच्छे से देखना है। यहां से पीछे जितना मैंने इंफॉर्मेशन बताया, ये इंफॉर्मेशन जनरल था। ओके, मगर यहां से आगे वाली आने वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। किस लिए? आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, और जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में कंसेप्ट्स आने वाले इससे रिलेटेड, उसके लिए भी। ये जो मैंने अब तक इंफॉर्मेशन बताई, ये इंफॉर्मेशन आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो यहां से आगे वीडियो अच्छे से ध्यान से देखो। अभी तो देखो स्टूडेंट्स, जो इंफॉर्मेशन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, वो कहां पे स्टोर्ड है? डीएनए में। डीएनए से इंफॉर्मेशन किसको जाएगी? मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा, फिर ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर की जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर आरएनए रीड करेगा, और उसके अकॉर्डिंग राइबोसोम के अंदर विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए क्या होगी? प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगे। प्रोटीन्स का क्या होगा? सिंथेसिस होगा। प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा। ये पिक्चर है। ओके, ये पिक्चर का ट्रेलर है कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस की। वो इंफॉर्मेशन मैसेज के फॉर्म में मैसेंजर आरएनए को जाएगी। मैसेंजर आरएनए का मैसेज रीड करेगा, टीआरएनए अमीनो एसिड प्रोवाइड करेगा राइबोसोम को। आरआरएनए के हेल्प से क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ये पिक्चर का ट्रेलर है। अभी हम पूरी पिक्चर देखते हैं, पूरे पिक्चर रिलीज करते हैं अभी। मगर ये पिक्चर का नाम है प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसका नाम है ही, मगर इस पिक्चर का नाम है सेंट्रल डोग्मा। और क्या नाम है इसका? सेंट्रल डोग्मा। क्या नाम है? सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, डीएनए प्रोड्यूस प्रोटीन्स इन द राइबोसोम। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, डीएनए प्रोड्यूस प्रोटीन्स इनटू द राइबोसोम. This process is called as protein synthesis, और this process is called as central dogma. तो ये था पिक्चर का ट्रेलर जो मैंने आपको बताया कि डीएनए से मैसेज एमआरएनए को जाएगा प्रोटीन बनाने के लिए। एमआरएनए का मैसेज ट्रांसफर करेगा टीआरएनए राइबोसोम को। आरआरएनए के हेल्प से क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ये पिक्चर का ट्रेलर, और पिक्चर का नाम है सेंट्रल डोग्मा। ओके, ऐसे मत लिखना एग्जाम में, ऐसे लिखना with the help of different types of RNA, DNA produce proteins into the ribosome. This is called as central dogma. Okay, तो अभी एक एक चीज को हम अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है, कि DNA से mRNA कैसे बनता है, mRNA से tRNA पे मैसेज कैसे जाता है, राइबोसोम कैसे वर्क करता है, ये सभी हम चीजें देखने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको ये समझ में आ गई कि ये सेंट्रल डोग्मा है। ओके, अब इसके बाद बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आ रहे हैं: ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो इन तीनों चीजों के हेल्प से, और ऐसे कह सकते हैं हम कि प्रोटीन सिंथेसिस इन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ओके, तो ये तीनों स्टेप के बारे में अभी समझते हैं। उसके बारे में भी एक शॉर्ट में बता देता हूं कि डीएनए से जब एमआरएनए फॉर्म होगा तो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसक्रिप्शन। जब एमआरएनए का मैसेज जो होगा टीआरएनए रीड करेगा, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। और उसके बाद जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर क्या करेगा? मूव करेगा। इस मूवमेंट को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, तो अभी और मैंने आपको पिक्चर की जो स्टोरी है वो नॉर्मल बता दी कि ऐसे ऐसे होने वाला है पिक्चर के अंदर।
ओके जैसे कोई भी फिल्म होती है ना, उसका सब्जेक्ट हम बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाहुबली 1 देखी और बाहुबली 2 के अंदर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो इसका रीजन बता देंगे हम कि पॉलिटिकल षड्यंत्र था और उसके वजह से बाहुबली मर गया। ओके तो वो क्या हो गया, सिंपल एक पिक्चर की नॉर्मल सब्जेक्ट बता दी, उसकी एक नॉर्मल स्टोरी बता दी, वैसे मैंने बता दिया, वैसे डिटेल में देखना है हमें। मगर ये सभी प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से एमआरएनए को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से टीआरएनए को ट्रांसलेशन, और जब राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर मूव करता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके सिंपल में ये बात भी मैंने समझा दी। अब एक एक चीज को डिटेल में देखते हैं। ओके अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, इस प्रोटीन सिंथेसिस को होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको वीडियो बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, डीएनए या फिर हम पर्टिकुलर प्रोटीन का जीन भी कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए के ऊपर 35,000 जीन है। एक फंक्शन के लिए सभी जीन नहीं लगेंगे, एक फंक्शन के लिए एक जीन लगेगा, यहाँ तक के एक जीन 10-10 या उससे ज्यादा भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये बात भी ध्यान में रखो। डीएनए लगेगा मतलब उसके जीन, उसके बाद लगेगा कौन लगेगा, मामू नहीं मैसेंजर आरएनए, अब उसके बाद लगेगा टीआरएनए, उसके बाद लगेगा कौन सा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राउडी, ये लगेगा। ओके ये कंपलसरी लगने वाले हैं। इसके बाद लगेगा कौन सा, पर्टिकुलरली राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक केमिकल होता है, आरएनए पॉलीमरेज ये एक केमिकल होता है, ये भी इंपॉर्टेंटली क्या होता है यहाँ पे लगता ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीएनए बनाने प्रोटीन बनाने के लिए लगेगा अमीनो एसिड, ठीक है, ये लगेगा। ठीक है तो इतनी सारी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ओके यहां तक समझ में आ गया। ठीक है अगर बोर हो रहे हो या फिर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो वीडियो को 2 मिनट पॉज करो, थोड़ा ब्रेक लो, फिर से देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके ये इतनी चीजें लगने वाली है। अब सबसे पहले क्या देखो, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, मैसेज है, किसका जो प्रोटीन बनाना है उसका। ठीक है अब ये मैसेज कैसे जाएगा, तो डीएनए खुद क्या करता है, एमआरएनए को प्रोड्यूस करता है। अब कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो देखो डीएनए को अगर हमने स्टडी किया है, आपको पता है, तो डीएनए कुछ ऐसे होता है। ओके थोड़ा सपोर्ट करना स्टूडेंट्स, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मगर जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें पता है कि ये क्या है, ये है शुगर फॉस्फेट स्ट्रैंड, शुगर फॉस्फेट बोन भी बोल सकते हैं, ये भी है शुगर फॉस्फेट बोन या शुगर फॉस्फेट स्ट्रैंड, मतलब ये एक शुगर फॉस्फेट, एक शुगर फॉस्फेट, ये ऐसे क्या हो गया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो डीएनए है इसके ऊपर जो लैडर्स बनी हुई है वो किसकी बनी है, नाइट्रोजनस बेस की। ये तो हो गया शुगर फॉस्फेट का, ये शुगर फॉस्फेट का हो गया। ठीक है हम समझ रहे हैं कि डीएनए से एमआरएनए कैसे बनेगा। अब शुगर फॉस्फेट का ये स्ट्रैंड हो गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस में कौन होगा, एडेनिन। अब हमें पता है कौन कौन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है। और कौन किसके साथ पेयर होता है ये भी फिक्स है, एडेनिन के साथ कौन है, थाइमिन, और ग्वानिन के साथ कौन है, साइटोसिन। तो यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे क्या होगा, टी, एटी, फिर क्या होगा, जीसी, मतलब ऐसे होता है, यहाँ पे बताता हूँ, एटी फिर जीसी, फिर क्या हो जाएगा, फिर मतलब रिप्लेस हो जाता है, ऐसे चेंज हो जाता है। अगर एटी है तो टीए हो जाएगा, यहाँ पे जीसी है तो सीजी हो जाएगा, टीए का एटी, सीजी का जीसी, एटी जीसी, एटी जीसी, सीजी, एटी टी, समझ लो आप जो कहना है मुझे समझ लो, एटी जीसी, टीए, सीजी, एटी, सी, जीसी, फिर से एटी, टीए, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है तो ये क्या हो गई, ये सीक्वेंस हो गई किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर। किसकी सीक्वेंस, नाइट्रोजनस बेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसके प्रोडक्शन के लिए, एमआरएनए के प्रोडक्शन के लिए। तो अब देखो ये जो 2 स्ट्रैंड्स है ना डीएनए के, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड का यूज होता है। आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड, हाउ मेनी, आउट ऑफ 2 मतलब 2 ही है, और आउट ऑफ 2 एक ही यूज होगा, हाउ मेनी नहीं आएगा वहां पे। तो आउट ऑफ 2 1 स्ट्रैंड विल बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
mRNA। और अगर आपके ध्यान में है, आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखा है, तो उसमें एक चीज हमने कही थी डीएनए और आरएनए के डिफरेंस में, कि डीएनए में थाइमिन होता है और थाइमिन के जगह आरएनए में क्या होता है, यूरासिल। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो देखो यहां से जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो कैसा बनने वाला है, सिंगल स्ट्रैंडेड। और एक बात मैं बता रहा था कि दोनों स्ट्रैंड में से कौन सा, दोनों में से कोई तो एक स्ट्रैंड क्या होगा, यूज होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए। तो इस डीएनए को मैं आपको समझाने के लिए और ऐसे नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लिख लेता हूं, जिससे आपको और अच्छा समझ में आए। डीएनए को मतलब अनकॉइल कर दिया मैंने, बस स्ट्रेट ले लिया, अभी ऐसे कॉइल नहीं दिखा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट पार्ट है, समझना, ये स्ट्रेट पार्ट है, एक स्ट्रेट पार्ट है। अब ये ऐसे एक टर्न, ये डीएनए ही है, कुछ अलग चीज नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या है, टी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। अब यहाँ पे ए टी था तो यहाँ आएगा टी ए, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जी सी था तो यहाँ आएगा सी जी। देखो सिंपल है, टी ए फिर एक छोड़कर ए टी, ओके, सी जी जी सी, वही रिपीट है। अगर थाइमिन और एडेनिन होगा, ओके, तो बाद में एडेनिन और थाइमिन होगा। इनके बाद साइटोसिन ग्वानिन है, एक छोड़कर ग्वानिन साइटोसिन है, वही रिपीट है। अब मुझे बताओ आगे वाला क्या आएगा, यहाँ पे एटी था तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, नॉर्मल ऐसे बताता हूँ, ए और ऊपर टी। यहाँ पे जी ऊपर है तो यहाँ पे सी ऊपर होगा, यहाँ जी नीचे होगा। अब यहाँ पे टी ऊपर है तो यहाँ पे ए ऊपर होगा और टी नीचे होगा। ओके, समझ में आ रहा है, सिंपल, बहुत सिंपल है। ओके, अब देखो यहाँ आगे, अगर यहाँ सी था तो यहाँ जी और यहाँ क्या, सी। ओके, समझने के लिए इतना काफी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे सीक्वेंस को, ओके, नेम्स को भी, अगर आपने जो लास्ट वाले वीडियोस है अच्छे से देखे होंगे तो। ठीक है, अब क्या होगा, मैं क्या करता हूं, ये जो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है ना, इसको मैं यूज करता हूं आरएनए बनाने के लिए। वो डीएनए के ऊपर डिपेंड है, वो ये यूज करेगा नहीं तो ये यूज करेगा, मैं ये यूज कर रहा हूं। ओके, डीएनए ही सब कुछ करता है, हमें भी कुछ करने के लिए मिले तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं। तो क्या होगा देखो, अभी अब जब ये एक सिंगल स्ट्रैंड हमने क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, इसके आगे वाली भी सीक्वेंस आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ट्राई करो आगे वाली सीक्वेंस भी। ट्राई करना क्या है, वहां पे बहुत सिंपल है, ए टी है तो टी ए आएगा, जी सी है तो सी जी आएगा, टी ए है तो ए टी आएगा। ओके, सिंपल। अब देखो इतने पार्ट को हम क्या करते हैं, अभी आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, या फिर ये एक स्ट्रैंड को मैंने सेलेक्ट किया पूरे वाले, क्योंकि दोनों में से कोई तो एक स्ट्रैंड यूज होगा, और जो स्ट्रैंड यूज होगा उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं उसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, तो ये नीचे वाला मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड ले लिया। अब होगा आरएनए फॉर्म, अब होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन जब होता है, एमआरएनए जब फॉर्म होता है तो एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये मैंने एक स्ट्रैंड मिटा दिया, इसका मतलब ये स्ट्रैंड गायब नहीं हुआ, वो है। ओके, वो है ऊपर, उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे नीचे आपको आरएनए बनाकर बताता हूं, ठीक है। और वो स्ट्रैंड बाद में और जुड़ जाने वाला है, ये ध्यान में रखो आप, वो कहीं गया नहीं है। तो अब देखो इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म होने वाला है, क्या, एमआरएनए। ये इसके ऊपर फॉर्म होने वाला है एमआरएनए। ओके, और एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे जो एमआरएनए फॉर्म होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंटरी टू द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए की जो सीक्वेंस होगी उसको एमआरएनए की जो सीक्वेंस है, एमआरएनए की, ये देखो ये डीएनए है, वहां पे दिख रहा है क्या मेरे में, यस, डीएनए है, ये डीएनए है और ये है एमआरएनए, ठीक है। तो अब डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तो जो सीक्वेंस होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, रिलेटेड टू ईच अदर और रिलेटेड विथ, ओके, और कनेक्टेड विथ, ऐसे बोल सकते हैं, उससे जुड़ी हुई। अब हमें पता है कि एडेनिन का अपोजिट कौन है, ओके,
एडेनिन का अपोजिट है थाइमिन। एडेनिन का अपोजिट कौन है? थाइमिन। मतलब एडेनिन का अपोजिट नहीं बोलूंगा या एडेनिन से रिलेटेड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है। ओके, आपने अब तक अपोजिट और टू रिलेटेड विथ ये आपने इंग्लिश में यूज किया है। अभी बायोलॉजी में थोड़ा सा उसका ही सिनोनिम वर्ड यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो इससे रिलेटेड कौन है? एडेनिन से रिलेटेड होता है कौन? थाइमिन। यहां फिर से एक बार लिख देता हूं मैं, एडेनिन और थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन की पेयर होती है। मगर जब आरएनए फॉर्म होगा तो हमने पढ़ा है जो थाइमिन है, ये थाइमिन किससे रिप्लेस हो जाता है? यूरासिल से। किससे रिप्लेस हो जाता है? यूरासिल। तो जहां पे ए होगा वहां पे क्या आएगा? यूरासिल आएगा। तो देखो अभी यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट्री है यू इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ए का, ठीक है। अब जी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? जी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? सी। टी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? थाइमिन। का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? एडेनिन। थाइमिन का कौन है? एडेनिन, ठीक है। फिर उसके बाद सी का कौन है? अभी सी का जी है, ओके। उसके बाद ए का एडेनिन का थाइमिन होता है, मगर आरएनए में थाइमिन को कौन रिप्लेस कर रहा है? यूरासिल। तो यहाँ पे आएगा फिर यूरासिल, ये इससे कनेक्टेड है, ओके। ये ग्वानिन का कौन कॉम्प्लीमेंट्री है? साइटोसिन। उसके बाद थाइमिन का कौन कॉम्प्लीमेंट्री है? एडेनिन। उसके बाद साइटोसिन का कौन कॉम्प्लीमेंट्री है? जी। ग्वानिन। एडेनिन का फिर से कौन कॉम्प्लीमेंट्री है? यूरासिल। थाइमिन होता है मगर क्या है? यूरासिल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चों, आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो कैसा फॉर्म होता है? ओके, डीएनए के दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड ऊपर है और ये बीच में क्या फॉर्म हो रहा है? आरएनए का स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड, जो कि डीएनए के सीक्वेंस को कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब रिलेटेड वाले जो अमीनो एसिड्स है वो एक दूसरे को जुड़ने वाले हैं, ठीक है। बस थाइमिन के प्लेस पे कौन आने वाला है? यूरासिल। अब ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका एमआरएनए। और ये जो सब कुछ हो रहा था, कुछ नहीं, सब कुछ जो हुआ, ये हुआ कहाँ पे? ये हुआ न्यूक्लियस में, ओके। ये जो डीएनए को कुछ हो रहा था, ये कहाँ पे हुआ? न्यूक्लियस में हुआ। मतलब डीएनए से बन गया एमआरएनए। मतलब डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला सिंगल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो है मैसेज। किस लिए? प्रोटीन को बनाने के लिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला जो एमआरएनए फॉर्म हुआ, इस प्रोसेस को द कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होता है? ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में। जितना मैंने एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस मैंने समझाया कि एमआरएनए कैसे फॉर्म हुआ या सिंपली ट्रांसक्रिप्शन कैसे हुआ। द कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, ओके। तो इतनी ही डेफिनेशन आपको याद करना है। ये आपको इतना बड़ा जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपको समझने के लिए। अगर मैं ऐसे बोलता कि स्टूडेंट द कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, चलो आगे ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है, तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आती। और इस समझाने के चक्कर में वीडियो लंबा हो रहा है, नो डाउट, मगर आप ब्रेक लेकर भी देख सकते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपको समझना जरूरी है। तो आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डीएनए का आउट ऑफ टू स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड यूज हुआ जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए फॉर्म हुआ न्यूक्लियस में। डीएनए के कन्वर्जन इनटू एमआरएनए को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ, ये जो एमआरएनए है, ये जो है ये बहुत ही गंदा सा न्यूक्लियस मैंने बना दिया। इस न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा अभी ये एमआरएनए, और जो एक स्ट्रैंड था ना डीएनए का, वो डीएनए का स्ट्रैंड फिर से जुड़ जाएगा और ये कॉइल हो जाएंगे ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में एक केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस केमिकल का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या है केमिकल का नेम?
आरएनए पॉलीमरेज, उस केमिकल के हेल्प से ये प्रोसेस हुई है। तो चलो एमआरएनए को क्या करते हैं, हम इस गंदे से न्यूक्लियस से बाहर निकालते हैं। वैसे न्यूक्लियस बहुत अच्छा होता है, मगर यहाँ पे बहुत खिचड़ी हो गई थी। चलो बाहर आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे थी ये अच्छी भली अपनी सेल, इस सेल में था ये न्यूक्लियस में था डीएनए, डीएनए ने क्या फॉर्म किया, एमआरएनए। अब वो बेचारा एमआरएनए बाहर आएगा तो उसकी राह तक रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर जो ये क्या लगे हैं, बीड्स लगे हुए हैं, ये जो डॉट्स लगे हुए हैं जिन्हें हम बोलेंगे राइबोसोम। ये राइबोसोम राह तक रहे थे कब से, किसकी, एमआरएनए की। एमआरएनए अभी न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है, क्या बोल के, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ये बोल के ये बाहर निकल गया। एमआरएनए जब आएगा बाहर तो अटैच हो जाएगा किसको, राइबोसोम को। किसको अटैच हो जाएगा, राइबोसोम को अटैच हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहां तक आपको स्टोरी क्लियर है कि राइबोसोम को अटैच होगा ये एमआरएनए जो अंदर अभी फॉर्म हुआ था, ये एमआरएनए ये अटैच हो जाएगा राइबोसोम को। तो इसको और थोड़ा जूम करते हैं। इतने सारे राइबोसोम से कोई तो एक राइबोसोम लेता हूं और उसको मैं क्या कर देता हूं, जो एमआरएनए फॉर्म हुआ है अपना वो अटैच करता हूं। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे मैंने ये सिंगल स्ट्रैंडेड क्या फॉर्म किया था, एमआरएनए। क्या फॉर्म किया था ये, एमआरएनए। ओके, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, डीएनए ने किया सब कुछ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या है, सीक्वेंस क्या होने वाली है, एडेनिन होगी, उसके बाद फॉर एग्जांपल गुआनिन है, यहाँ पे यूरासिल है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा, फिर से फॉर एग्जांपल एडेनिन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल साइटोसिन, यहाँ पे यूरासिल, यहाँ पे गुआनिन, यहाँ पे फिर से यूरासिल, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे सी। ओके, ये सीक्वेंस जो होती है वो अकॉर्डिंग टू किससे आती है, डीएनए से। तो चलो जो करेक्ट मतलब जो अच्छी वाली है वही लिखते हैं, क्योंकि डीएनए के ऊपर कौन कौन से थे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए तो जी था, फिर उसके बाद यहाँ पे टी था, फिर उसके बाद यहाँ पे सी था, फिर ए, फिर ए के बाद जी, जी के बाद कौन आएगा फिर टी, ओके, फिर से सी, ऐसे था। फिर इससे कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन था, एडेनिन का यूरासिल, साइटोसिन, फिर यहाँ पे एडेनिन, फिर इसका जस्ट कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडेनिन का यहाँ पे यूरासिल, गुआनिन का साइटोसिन, यहाँ पे इसका एडेनिन, इसका गुआनिन, अगर यहाँ पे ए है तो इसका यूरासिल। तो चलो एक सीक्वेंस मैंने बना ली। ओके, ये कौन है अपना, फॉर्म हुआ एमआरएनए जो क्या हुआ है, न्यूक्लियस से बाहर आया है। अब ये किसको अटैच हुआ है, ये किसको अटैच हुआ है वो समझाने से पहले एक बात आपको ये समझा दूं कि ये जो होता है ना, ये 3-3 का ग्रुप है। ये एक 3 का एक ग्रुप, उसके बाद ये 3 का एक ग्रुप, ओके, ये त्रिदेव साथ में है। तो ये जो त्रिदेव है ना, इनको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोलते हैं इन त्रिदेव को, इन त्रिदेव को बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। यहाँ पे मैंने 3 ट्रिपलेट कोडॉन बताए हैं, 1000 से ज्यादा ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं एक एमआरएनए के ऊपर। ध्यान में रखना, एक एमआरएनए के ऊपर 3-3 के कितने पेयर्स होंगे, 1000 से ज्यादा। ओके, तो ये 3 का एक पेयर, ये एक ट्रिपलेट कोडॉन है, एक ट्रिपलेट कोडॉन है, एक ट्रिपलेट कोडॉन है। ठीक है, ये ट्रिपलेट कोडॉन समझ में आ गया। अब उसके बाद ये किसको ज्वाइन हुआ है, ये छोटे से डॉट को मैं बड़ा करके बता रहा हूं आपको, जिसको मैं बोलूंगा राइबोसोम। राइबोसोम को क्या हुआ है, ये अटैच हुआ है। ठीक है, अभी क्या होगा, ये जो मैसेज है एमआरएनए के ऊपर ये कोडेड फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में, कोडेड, कोड है, पासवर्ड है, ये एक पासवर्ड है, UCA, GUC, AGU, और आगे अगर मैं लेता हूं तो UUC भी होता है, UUC, AAG भी हो सकता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल UUC वाला एक ये और एक ट्रिपलेट कोडॉन मैंने ऐड कर लिया, तो ये एक पासवर्ड है। ओके, ये एक पासवर्ड है, एक पासवर्ड है, एक पासवर्ड, इसको बोलते हैं कोड, या फिर बोलते हैं इसको ट्रिपलेट कोडॉन। तो इस ट्रिपलेट कोडॉन का एंटी कोडॉन, मतलब ये अगर ताला है तो इसकी चाबी, इसकी की कहां पे होगी, tRNA के ऊपर।
किसके ऊपर होगी, टीआरएनए के ऊपर। जब यहाँ पे क्या होगा, टीआरएनए आके अटैच करेगा तो टीआरएनए के ऊपर सीक्वेंस इसके कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एक इसके ऊपर, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्या हो रहा है, ऐसे टीआरएनए आके अटैच हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक ये टीआरएनए है, ये एक टीआरएनए क्या हुआ है, आकर अटैच हुआ है किसके ऊपर, यहाँ पे ये इस ट्रिपलेट कोडॉन के ऊपर। तो इस टीआरएनए के ऊपर क्या चाहिए अटैच होने के लिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होना चाहिए। कैसे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है फिर, अगर देखो यहाँ पे फिर से लिख देता हूं मैं, एडेनिन थाइमिन होता है डीएनए में, एडेनिन यूरासिल होता है, अब उसके बाद ग्वानिन और साइटोसिन। अब बोलो यू का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ए, तो यहाँ पे क्या होगा फिर ए। अब उसके बाद सी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ग्वानिन, तो यहाँ पे क्या होगा फिर ग्वानिन होगा। फिर उसके बाद एडेनिन का कौन है, फिर से यूरासिल, तो UCA, ये जो नीचे mRNA के ऊपर है UCA, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये mRNA के ऊपर है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री UCA का कॉम्प्लीमेंट्री है AGU, ये है tRNA के ऊपर। ओके, तो ये है कोडॉन, ये है कोडॉन, तो ये है उसका एंटीकोडॉन। क्या है इसका, ये एंटीकोडॉन। ठीक है, ये अगर कोड है तो ये उसका एंटीकोड है, ये अगर ताला है तो ये उसकी चाबी है। ठीक है, तो अब जब ये पेयर फॉर्म होगी, ये टीआरएनए का एंटीकोडॉन इस मैसेज को ब्रेक करेगा, तब समझ में आएगा कि कौन सा अमीनो एसिड चाहिए। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये जो अटैचमेंट हुई थी, तो इस अटैचमेंट से मैसेज डीकोड होने के बाद एक अमीनो एसिड को ये टीआरएनए लेकर आया हुआ है इस मैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो मैसेज है UCA का AGU, इसके अकॉर्डिंग जो भी अमीनो एसिड बनता है, सेल के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड फैले हुए हैं। ओके, अब वो अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म मतलब क्या, सेल का जो लिक्विड है उसके अंदर से अमीनो एसिड ट्रांसफर करेगा। ये जो अमीनो एसिड है, ओके, ये टीआरएनए ने, इस टीआरएनए ने क्या किया, ट्रांसफर किया यहां तक। तो एक ट्रिपलेट कोडॉन का एंटीकोडॉन से एक अमीनो एसिड आ गया। ओके, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ mRNA, ये नीचे वाला क्या है, mRNA, अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ mRNA, tRNA कैरीज अमीनो एसिड। mRNA के मैसेज के अकॉर्डिंग tRNA क्या करता है, अमीनो एसिड कैरी करता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। या फिर ऐसे बोलो आप कि द code of mRNA is decoded by anticodon of tRNA and bring the amino acid according to his message. This is called as translation. ये बहुत लंबी हो जाएगी डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो कि according to the message of mRNA, tRNA brings the amino acid. Okay, this process is called as translation. तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। पहला वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया जब ट्रांसक्रिप्शन, ये हो गया सेकेंड वाला क्या, ट्रांसलेशन। अभी होने वाला है ट्रांसलोकेशन। अब जब यहाँ पे एक अमीनो एसिड फॉर्म हो गया तो ये बेचारा टीआरएनए यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये टीआरएनए चला जाएगा। क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो जाने वाले को कौन रोक सकता है, ये चला गया। अब ये दूसरा वाला जो टीआरएनए है ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब ये टीआरएनए दूसरा वाला आया, तो ये कैसे अटैच हो पाएगा, अब गेस करो स्टूडेंट्स प्लीज। ये आपके सामने फिर से मैं लिख देता हूं, क्या है, एडेनिन यूरासिल ग्वानिन साइटोसिन। तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या फाइंड करना है, एंटीकोड फाइंड करना है, क्योंकि ये कोड है, इसके ऊपर क्या होगा, एंटीकोड। तो मुझे बताओ अभी जी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, साइटोसिन, तो यहाँ पे टीआरएनए के ऊपर होगा साइटोसिन। यहाँ पे यूरासिल है, यूरासिल का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, तो यहाँ पे कौन अटैच होगा, एडेनिन। अब उसके बाद यहाँ पे कौन है, साइटोसिन है, साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ग्वानिन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्वानिन। मतलब अगर mRNA के अंदर जो कोडॉन है वो कोडॉन कौन है, GUC है, तो इसका
टीआरएनए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन, कौन सा कोडॉन, एंटी कोडॉन जो है वो है CAG। ओके, तो ये यहां पे हो गया, लॉक खुल गया, मैसेज डिकोड हो गया, मैसेज बाहर आ गया। मैसेज बाहर आ गया तो इस मैसेज के अकॉर्डिंग ये टीआरएनए क्या करेगा, एक और अमीनो एसिड को लाएगा। ये एक अमीनो एसिड आ गया। अब जब ये दो अमीनो एसिड हो गए, पहला वाला ये बना था, अब ये एक बना, तो ये जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। ओके, एक बॉन्ड से, जिस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गया। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है और कि पहले राइबोसोम कहा था, इस ट्रिपलेट कोडॉन पे था, ये अमीनो एसिड बना। अब ये राइबोसोम यहां से शिफ्ट होके इस ट्रिपलेट कोडॉन पे आएगा। ठीक है, एक अमीनो एसिड बन गया। अब यहां से ये राइबोसोम क्या करेगा, यहां से शिफ्ट करेगा इस वाले ट्रिपलेट कोडॉन पे। तो अभी इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। ओके, ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, यूरासिल। ये टीआरएनए चला जाएगा और एक टीआरएनए आएगा। फॉर एग्जांपल ये और एक टीआरएनए क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ गया। ओके, अब जुड़ेगा तो एडेनिन का यूरासिल, गुआनिन का साइटोसिन, यूरासिल का एडेनिन। तो AGU का है UCA। अब ये UCA मतलब क्या, ताला खुल गया, mRNA का ताला खुल गया, टीआरएनए ने खोल दिया। तो इस मैसेज के अकॉर्डिंग और एक क्या आएगा, अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड भी इसको जुड़ जाएगा। ये अमीनो एसिड बोर्ड पे दिख रहा है, ये अमीनो एसिड क्या हो गया, जुड़ गया यहाँ पे। और ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अभी एक अमीनो एसिड फॉर्म हुआ, एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ, एक अमीनो एसिड फॉर्म हुआ सेकंड वाले से, और एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ, और एक अमीनो एसिड फॉर्म हुआ, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। ऐसी लॉन्ग चेन क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी बनती जाएगी। अब ये जो लॉन्ग चेन बनती जा रही है, इसमें राइबोसोम पहले इस ट्रिपलेट कोडॉन पे था, फिर जंप करके इस ट्रिपलेट कोडॉन पे गया mRNA के, फिर इस ट्रिपलेट कोडॉन पे गया। सो एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैसेज का ट्रांसलेशन हो रहा है और अमीनो एसिड आ रहा है। और एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, ये राइबोसोम मूव कर रहा है mRNA के ऊपर बाय द डिस्टेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। राइबोसोम पहले यहां से यहां शिफ्ट हुआ, यहां से यहां शिफ्ट हुआ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसलोकेशन। तो ये हो गया ट्रांसलोकेशन। और ये ऊपर क्या हो रहा था, अभी जो मैंने करके बताया वो हो रहा था ट्रांसलेशन, क्योंकि mRNA का मैसेज टीआरएनए रीड कर रहा था और रीड करके उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड ला रहा था। तो ये हो गया क्या, ऊपर हो गया ट्रांसलेशन, ये ऊपर हो गया ट्रांसलेशन, और ये नीचे हो रहा है राइबोसोम शिफ्ट करके ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया, ट्रांसलेशन समझ में आ गया, ट्रांसलोकेशन क्या है वो समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये चेन भी फॉर्म हो रही, ये समझ में आई। ओके, तो ऐसे कितने अमीनो एसिड की चेन बनती है, n नंबर ऑफ। ओके, n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एक साथ आते हैं, एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, उस चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्योंकि एक पेप्टाइड बॉन्ड और एक पेप्टाइड बॉन्ड और एक पेप्टाइड बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये चेन किसकी बन गई, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली का मतलब सो मेनी, बहुत सारे। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे क्या हो गई, फॉर्म हो गई। ठीक है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को आप क्या बोल सकते हो, सिंपल प्रोटीन बोल सकते हो। ऐसी बहुत सारी चेन फॉर्म होती है और एक दूसरे के अंदर गुथ जाती है, गुम्फ जाती है, मिल जाती है, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्म होता है। और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ही फंक्शनल होता है। जब जैसे ये एक चेन फॉर्म हुई, ऐसे और एक होगी और एक होगी, n नंबर ऑफ, ओके, लाखों करोड़ों चेन फॉर्म होंगे और फिर वो सब चेन एक दूसरे के अंदर ऐसे ओके क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्म होगा और वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या होगा, फंक्शनल होगा। तो स्टूडेंट्स, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेनेशन किस लिए था, आपको प्रोसेस समझ में आए कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, ट्रांसलोकेशन क्या है। सिंपली ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए का एमआरएनए में कन्वर्ट होना। ओके, अब उसके बाद जो ट्रांसलेशन है वो क्या है कि एमआरएनए के मैसेज के अकॉर्डिंग टीआरएनए का एंटीकोडॉन अमीनो एसिड लाता है, इसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। राइबोसोम 3-3 ट्रिपलेट कोडॉन के गैप से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एमआरएनए के ऊपर, इसको बोलेंगे क्या, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंसेप्ट से जो आपको बस याद रखना है। ओके, और ये जितना मैंने एक्सप्लेन किया, ये
थिंग्स को समझने के लिए किया। इतना सारा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको लर्न वही पॉइंट्स करने जो मैंने आपको नोट्स में दिए, जो 20 या 22 पॉइंट्स है जो मैंने प्रोटीन्स का लिखवाया है वो लर्न करने की जरूरत नहीं है। अमीनो एसिड भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, मगर जहां से प्रोटीन सिंथेसिस नेम डाला वहां से आगे आपको लर्न करना है और डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। जितनी भी डायग्राम्स है सेकंड नंबर के पेज के ऊपर दी हुई वो आपको ड्रॉ करनी है। देखो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 के ऊपर बस मैंने क्या एक्सप्लेन किया, 1 के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे लास्ट लेक्चर में, ओके। और 1 के ऊपर जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन का, वो जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो एक्सप्लेन हुआ, और पीछे वाले 2 या 3 पैराग्राफ से वो एक्सप्लेन हुए। लास्ट वाला एक म्यूटेशन का पैराग्राफ रिमेनिंग है पेज नंबर 2 के ऊपर। पेज नंबर 1 के ऊपर जो स्टार्टिंग में पैराग्राफ दिया है जिनके अंदर मेंडल, ह्यूगो डी व्रीज, इनके बारे में इंफॉर्मेशन है साइंटिस्ट के, वो रिमेनिंग है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। मगर आपको सभी डायग्राम्स इस नोट्स के साथ क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, ओके। आपका एक भी वर्ड मिस नहीं होगा, सभी वर्ड्स वर्ड बाय वर्ड आपका एक्सप्लेन होगा। बस मैंने आज क्या एक्सप्लेन किया है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहना है अच्छे से। अब यहाँ से आगे जो लेसन होगा ना वो पूरा थ्योरी होगा, मतलब नॉर्मल स्टोरी के जैसा होगा। तो सुनेंगे स्टोरी, आज स्टोरी सुने डीएनए बाबा की, आगे स्टोरी सुनेंगे ह्यूमन बाबा की कि कैसे ह्यूमन बने हम। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।